इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है, और साथ ही साथ मल्टीपर्पस कार्गो का भी वहां पर डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहां पर लिए गए जिसको विस्तार में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा जो कंसेशनर खर्च करेगा, और इसके अलावा जो 531 करोड़ के लगभग वो जो हमारी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो खर्च करेगी, ताकि उसके अगले कुछ साल तक जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग वगैरह के है वो भी कर सकें। इससे क्षमता भी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक व्यापार करने के लिए भी इस पूरी मार्केट को भी इससे पूरा जोड़ा जाएगा, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के भी बहुत काम आएगी। इसको मैं विस्तार में आपको बाद में बताता हूं। इसके अलावा मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके, जवाबदेही तय हो। और आपने देखा होगा कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके बहुत सारे कुप्रबंधन के मामले कई क्षेत्रों में आते थे, चाहे वित्तीय गबन हो या सोसाइटी के चुनाव की बात हो, उसमें विलंब की बात हो। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। और यही नहीं, जिस तरह से भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जानी जाती है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लगातार मोदी सरकार काम करती है। कोऑपरेटिव मंत्रालय का गठन भी उसी दृष्टि से किया गया था कि नीचे रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट को और बल दिया जा सके। चाहे जेम के साथ जोड़ने की बाकी बातें भी पहले हुई हैं, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये अमेंडमेंट बिल लाने का है। इसको मैं इसके बाद थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगा, कैसे चुनावी सुधार होगा, कैसे बोर्ड की कंपोजिशन होगी, एससी एसटी से लेके महिलाओं का उस पर उनको नॉमिनेशन होगा उसके ऊपर, और निगरानी के साथ साथ वहां पर धन की व्यवस्था भी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। एक और निर्णय जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पीएम डिवाइन, जिसकी घोषणा बजट सत्र में, बजट के समय 2022-23 में वित्त मंत्री जी ने की थी। पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साथ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए 6,600 करोड़ रुपया 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष तक इसको मंजूरी दी गई, जो 4 साल की अवधि है। पीएम डिवाइन के जो मूल उद्देश्य हैं वो पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना, पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना, और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। इसकी 500 करोड़ तक की लिमिट रहेगी। सोशल डेवलपमेंट के काम आएगा, लाइवलीहुड के काम आएगा, और हम पूर्व की सरकारों की तरह नहीं, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत काम करते हैं। चाहे आपने पहले आधारभूत ढांचा देखा हो या अब पीएम डिवाइन योजना हो, यह भी उसी दिशा में काम कर रही है। मैं एक एक करके आपको कुछ विषयों पर वापस लाना चाहूंगा। 2 टर्मिनल्स की गुजरात के जो कच्छ रीजन है, कांडला पोर्ट पर, और ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, यहां पर ये लगभग देश के जो पहले 12 पोर्ट्स आते हैं उनमें से एक है। दीनदयाल पोर्ट की जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग की, वो लगभग 300 मीट्रिक टन पर एनम। और ये जो 2 नए टर्मिनल्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक मल्टीपर्पस कार्गो होगा, ये टूना टेकरा में है, जिसमें 2,250 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से 1,719 करोड़ रुपया
कंसेशनियर खर्च करेगा जो कार्गो बर्थ बनाने के लिए, टर्निंग सर्कल, अप्रोच चैनल, ड्रेजिंग कार्य सब इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो 531 करोड़ रुपया कॉमन यूजर एक्सचेंज चैनल के रूप में कैपिटल जो ड्रेजिंग है और कॉमन यूजर रोड के निर्माण के लिए खर्च करेगी। इसका लाभ ये होगा कि हमारे बड़े शिप्स आने की इसकी क्षमता भी बनेगी। शुरुआत में जैसे 15 मीटर ड्राफ्ट वेसल्स ये 1 लाख डेडवेट टनेज को लेकर, और भविष्य में इसको कंसेशनियर जो उसको ये भी अप्रूवल है कि 18 मीटर तक का ड्राफ्ट ये बना सकते हैं, जिसकी गहराई 18 मीटर की होगी, जिसके कारण बड़े वेसल्स यहां पर आ सकें। और ये कच्छ रीजन में ना केवल गुजरात के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर हमारे राजस्थान तक को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर इसकी आप क्षमता को देखेंगे 2026 में इसको 2.85 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम का होगा और 2030 तक इसको 27.49 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम पे ले जाने का प्रावधान रखा गया है। दूसरा जो है कंटेनर टर्मिनल, यह भी टूना टेकरा पर है, दीनदयाल पोर्ट पर ही बनेगा और इसको भी बीओटी के आधार पर बनाया जाएगा। 4,243 करोड़ रुपया इसके ऊपर अनुमानित लागत जो कंसेशनियर की तरफ से आएगी और 296 करोड़ रुपया जो है जो यूजर फैसिलिटीज के लिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी खर्च करेगी। यह क्लोज कंटेनर टर्मिनल होगा जो भारत के उत्तरी भाग को जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इनको भी अपनी सेवाएं देगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के भी विभिन्न अवसर पैदा होंगे। कंसेशन का जो एग्रीमेंट है वो 30 वर्ष के लिए होगा। 2025 में जो नेट गैप है वो 18,80,000 TEUs का है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बनकर तैयार होगा। अगर इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से इसका चयन होगा और कंसेशनियर जो है जो उसकी ही जिम्मेदारी होगी कि इसके डिजाइन को, इंजीनियरिंग को, फाइनेंसिंग को, प्रिक्योरमेंट से लेके इंप्लीमेंटेशन तक जो प्रोजेक्ट की है वो ही उन्हीं को ही करनी है। और ये बीओटी के आधार पर होगा। जब 30 वर्ष पूरे होंगे तो ये सरकार को वापस करना पड़ेगा और इससे कुल मिलाकर 21,90,000 TEUs पर एनम की क्षमता बनकर तैयार होगी। शुरुआत में इसमें 14 मीटर का ड्राफ्ट वेसल्स आने का होगा जिसको अभी प्रावधान है और 6,000 TEUs इसके आने की रहेगा। लेकिन कंसेशनिंग अथॉरिटी जो है वो इसको 15.5 मीटर तक करेगी और भविष्य में इसको 18 मीटर तक ले जाने का कंसेशनियर को भी प्रावधान होगा। तो वो चैनल हो, बर्थ पॉकेट हो, टर्निंग सर्कल हो, इन सबको बनाने का भी वो काम करेंगे। इससे जो कच्छ रीजन है गुजरात का, जो पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भारत के पोर्ट्स में टर्मिनल हैंडलिंग के लिए भी, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट जब यहां पर आएगी 5,963 करोड़ रुपए के लगभग कंसेशनियर्स के माध्यम से इसमें पेमेंट आएगी, लागत आएगी और इस इन्वेस्टमेंट से लाखों लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए सबको इसका लाभ मिलेगा और हमारे व्यापार को भी बल मिलेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये यूनियन लिस्ट में भी है और इसको सभी राज्यों से बातचीत करके उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कुछ उदाहरण ऐसे भी आते थे जहां पे कुप्रबंधन रिपोर्ट होता था या चुनाव नहीं होता था, बहुत लंबे समय तक एक ही व्यक्ति वहां पर बैठे रहते थे। तो उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए कि उसकी रजिस्ट्रेशन को सरल किया जाए
उसका एक ये लाभ मिलेगा। गवर्नेंस में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही होगी। और एमसीएस एक्ट 2002 में कतिपय संशोधन करने के साथ साथ इसमें जो विशेष सुधार होगा वो चुनावों में होगा। तो एमसीएस के बोर्ड के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। केवल ऐसे ही एक्टिव मेंबर्स चुनाव लड़ने के पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 3 जनरल मीटिंग्स में भाग लिया हो और वो इन सोसाइटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करता हो। दूसरा जो है, बोर्ड के कंपोजिशन, मीटिंग्स और मेंबरशिप में भी सुधार होगा। बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीट्स और एससी एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित होगी। बोर्ड बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट क्षेत्र के 2 एक्सपर्ट्स को कोऑप्ट सदस्य के रूप में लेगा। बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 1/3 मेंबर्स का कोरम अनिवार्य होगा।